हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्लिक कर कर आप जरूर अंदर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो ही जाकर रिजल्ट आ पाएगा। ये बातें पहले डिस्क्लेमर में लेके रख लें। अब दूसरी बात, हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है ले दे के मोस्टली हमारे पास 30 डेज ही हमारे पास बचे हुए हैं। कुछ स्टेट बोर्ड हैं जिनके फरवरी के स्टार्ट में ही एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, फिर कुछ के मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ले दे के हमारे पास 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। अब कैसे इस 30 डेज में हम प्रिपरेशन करें, तो ये वो टाइम है जब आप स्क्रैच से नहीं पढ़ोगे। आप फिजिक्स उठा के ये नहीं पढ़ोगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, पहला चैप्टर जाकर। अब हमें चीज़ें ऐसे करनी है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर चीज़ों को पढ़ना है। जितना समझने वाले थे आप अब समझ गए। स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में जब आप देखते होंगे, मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं जब कुछ ऐसे बच्चे जो कि साल भर पढ़ते नहीं थे, ऊपर से चलो एग्जाम के दिन फिर वो कुछ चीटिंग वगैरह करते थे या पूछते थे एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से। तो जैसे मेरे से भी पूछते थे, या मैं देखता था कि वो दो दोस्त आपस में एक दूसरे से पूछताछ कर रहे हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो उनका डिटेल डिस्कशन चलता था। ये भी नहीं कि वो जो बोल रहा है वो लिख दूं। वो बोलता था इसका ये है, बोलता था पक्का भाई, पक्का यही है ना, पक्का यही है ना। और कई बार तो मैंने ग्रेजुएशन में तो मैंने ये भी देखा कि बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन पे कि यार ये ऐसा होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि ये पूरे साल भर कहाँ रहते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अभी आपको ये नहीं करना कि सर नहीं, हमें तो बिल्कुल समझ के ही करना है चीज़ों को। अगर वैसी वाली सिचुएशन है तो उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें की जा चुकी है, वन शॉट्स वगैरह सब कुछ बने बनाए हैं। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि 12th फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर आप बिल्कुल इन्हें बाय हार्ट कर लो, चाहे आप इन्हें याद कर लो, रट लो। एज ए एजुकेटर, एज अ टीचर, मैं इस बात को कभी भी फेवर नहीं करूंगा कि चीज़ें रट के की जानी चाहिए फिजिक्स में। लेकिन अभी बात है कि एग्जामिनेशन में कैसे आपको मार्क्स लाने हैं, क्योंकि कुछों की कंडीशन, कुछ सिचुएशंस कुछ और हो सकती है जिसके कारण उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं, या फिर जो कुछ भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अब कैसे भी तैयार करो, आप उसे याद करो, रटो, सीखो, कैसे भी करो आप करो। कुछ चीज़ें जो मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूँ अपने फिजिक्स के पैटर्न के बारे में। फिजिक्स के पैटर्न में मैंने वन शॉट वीडियो से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार अभी बचे हुए टाइम में हम कैसे चीज़ों को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कवर हो जाए, उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो पे जाना चाहिए। मेरे एक वीडियो में एक लेक्चर, एक चैप्टर खत्म, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नाम का है, अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी। एक तो ये आपकी हेल्प करेगी। तुरंत बाद एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आना और क्रिस्प वे में एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी है उन्हें एक बार रीड कर लेना। सिर्फ जब आप कंप्लीटली रीड कर लोगे चैप्टर को तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये एनसीईआरटी की रीडिंग पहले मत करना, पहले वीडियो देखना फिर रीडिंग करना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। जब पहले पढ़ चुके होगे उसके बाद रीडिंग करोगे तो आपको एनसीईआरटी की लगभग 70% बातें समझ में आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। और उतनी आ जा रही है तो बहुत है। कुछ कुछ बातें नहीं आएंगी तो छोड़ देना, उन्हें चलेगा। उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं उनके साथ देखो, चैप्टर वाइज। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना भी चाहते हो, अभी बचे हुए 15-20 दिनों में भी आप अगर चाहते हो कि मैं टाइट करके प्रिपरेशन को करूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो ताकि कोई रिस्क ही ना रहे। आपको एक्जैक्टली पता चल जाए कि जो चैप्टर का मैंने वन शॉट देखा, जिसकी मैंने एनसीईआरटी देखी, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। उसके बाद फाइनली आपको इन चीजों का रिविजन करना है, यही चीज को बार बार मल्टीपल टाइम्स करना है। ये था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो सुन लो। एक काम जो नहीं करना चाहिए वो ये कि आप डिटेल में जाकर लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन शॉट से ही पढ़ना होगा आपको। एक बात। दूसरी बात क्या नहीं करनी है, न्यूमेरिकल्स के पीछे नहीं भागना फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है, और कई बार उससे हम अपने आप को लो फील करवा देते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे। अरे जो बन पा रहा है उस पर फोकस करना है। डेरिवेशन, थ्योरी, रूल्स, लॉज, ये चीजें जो कर लो अच्छे से, ऑटोमेटिकली डेरिवेशन के दौरान फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूलों को आपको याद भी होने लग जाएंगे, और उन्हीं डेरिवेशन से ले दे के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है एक्सिस में, और निकालना है इक्वेटोरियल में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो बताओ इन दोनों में रेशियो क्या होता है। अब जिसने डेरिवेशन वगैरह किया वो एकदम रेशियो बता देगा। इसी तरीके से निकल जाएगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखा गया, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया, बताओ उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। अगर आपने डेरिवेशन किया होगा, बिना कॉस फाई या बिना साइन थीटा आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो न्यूमेरिकल्स भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं अगर अपने डेरिवेशन वगैरह कर रखे हैं तो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है, और प्लस साथ में इनको अगर हम कर लेते तो हम एक हैवी वेटेज को कर लेते हैं कवर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर है, और इसको मैंने आराम से वन शॉट्स में कवर किया हुआ है। ऑप्टिक्स, जिसमें रे और वेव ऑप्टिक्स है। एटम्स, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, छोटा सा, एक आध दो डेरिवेशंस हैं। बोर रेडियस, बोर एनर्जी, और उसी तरीके से बोर के जो एटम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो, उन्हीं पर 2-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और काफी एक मार्क का क्वेश्चन बनने के चांस हैं। वो बामर सीरीज, ब्रैकेट, फुंड, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन बनते हैं, हैवी नहीं बनते, आप खुद उठा के देख लेना। न्यूक्लियाई, ये ऐसे चैप्टर हैं, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये 2-2 घंटे की सीटिंग में आराम से दोनों चैप्टर कवर हो सकते हैं। बहुत हैवी वेटेज और कॉन्फिडेंस अलग देंगे आपको। न्यूक्लियाई में थोड़ा बहुत न्यूक्लियाई के बारे में है। उसके बाद न्यूक्लियर पर जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो आपके पास है,
उसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे रेडियो एक्टिविटी डीके, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी का ले देके थोड़ा बहुत डेरिवेशन और उसी से लेके आपकी हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, उनके बीच में रिलेशन, ये अल्फा बीटा गामा डीके, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बोल दिए, आगे लिखे भी होंगे लेकिन अभी बोल दिए यही है। अगर आपको आता है इसका मतलब की तैयारी अच्छी है। एसी अल्टरनेटिंग करंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में मैं अभी आपको आगे भी डिस्कस करूंगा सारे टॉपिक, अभी मैं एक एक करके बता रहा हूं मोटा मोटा कि क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में ले देके फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर आपको समझ में आता है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है, वर्क फंक्शन समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, चैप्टर खत्म हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बेसिक समझ में आनी चाहिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एन टाइप में और पी टाइप में समझ में आने चाहिए। उसके अलावा पीएन जंक्शन क्या होता है, मतलब पीएन डायोड वगैरह क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या है, जीनर डायोड क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर के छोटे मोटे एप्लीकेशंस क्या है, पावर गेन क्या है, करंट गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, ये छोटी मोटी चीजें, इसी के टॉपिक सेमीकंडक्टर खत्म हो जाता है। सेमीकंडक्टर का ऑल्दो अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा वन शॉट कवर करने का, लेकिन जल्दी अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में मैं फटाफट से कर दूंगा, क्योंकि बाकियों के मैंने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर को, क्योंकि मैं मैथ्स का भी कर रहा हूं ना यार वन शॉट, इसलिए बैठा नहीं हूं खाली। ठीक है, बाकी मैंने बताया ये काम इस स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो जाके हो पाएगा। न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा लोड नहीं लेना, ये गलती आप मत करना। अभी इधर देख लो वन बाय वन टॉपिक कौन कौन से कहां से आएंगे। आपको सबसे पहले चैप्टर्स में आप प्लीज इन्हें रीड आउट करो, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है, मैंने पढ़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, जो चीज आपके लिखी है लेकिन मोटा मोटा मैं अपने मन से बोल देता हूं, वही वहां पे लिखा होगा। कूलम्स लॉ बेसिक है, पूछे जाने के बहुत चांसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, फिर उसके एक्सिस में इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होती है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई cos θ2 माइनस cos θ1, इस टाइप से। उसके अलावा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने निकाल दी, उस पर टॉर्क पीई साइन थीटा जो लगता है वो होता है। टॉर्क करता क्या है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इट ट्राइज टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटे मोटे काम, यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातचीतें होंगी, वही बात जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में की थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप करना शुरू कर देना। आप मेरी बात हवा में ऊपर से जा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या, वहीं से छोटे मोटे फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं यार। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है बताओ, अगर आपको समझ में आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे साथ कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता चल पा रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नहीं पता, तो फिर देखते हैं क्या होगा। अदरवाइज अगर आपको ये पता लग पाया, मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे जज कर लूंगा मैं लेवल क्या है आपका। इक्विपोटेंशियल सरफेस की एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे वर्क डन 0 होता है वगैरह वगैरह, वो नहीं। तो कुल मिला के ये टॉपिक्स आप कवर करोगे ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने कम्युनिटी में जस्ट एक क्वेश्चन डाल के आया हूँ, टोटली बेस्ड है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से। एक अभी भी कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाला, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। सारे वन शॉट्स के वीडियो वगैरह डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जहां पर आपका कॉमन पोटेंशियल निकलता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, उस तरह की चीजें ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ख्याल आएगा सर आपने तो ऊपर ऊपर से हवा में टॉपिक बोल दिया, यार हवा में नहीं बोले टॉपिक, इनके ही एग्जैक्टली मैंने वन शॉट पढ़ा है। अगर आप वन शॉट कवर करोगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ये मैंने करा रखे हैं वहां पे, उसमें कितना मजा आएगा सोचो, क्योंकि अभी मैं पढ़ा नहीं रहा यार आपको। आप टेंशन मत आना कि कूलम्स लो यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा पल्ले तो आप वन शॉट्स देखो, जिसके पल्ले पड़ गया वो इन टॉपिक को कवर कर दो, दोबारा से हाईलाइट कर दो कि इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, हाँ तो दोनों तरफ से काम कर रहा हूं मैं यार, सिर्फ मैं हवा में बोलने नहीं आ रखा। वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी रिसेंटली बनाए हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिला के ओम्स लॉ अगर आप डिराइव कर पाते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है एक पार्ट उसका। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये चारों चीजें आपको आनी चाहिए, 1-1 मार्कर में पूछी जा सकती है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला आप बता सकते हो, VD अपॉन E, कैपिटल E होता है। उसके अलावा रेजिस्टेंस की वैल्यू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A होती है। रो क्या होता है, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ होता है। रो किन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करती है कंडक्टर की। ये कवर करके आप एक पार्ट हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पार्ट आएगा इसका कौन सा, इलेक्ट्रिक सेल वाला, यहां से नीचे आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक सेल में छोटी मोटी बातें भैया, EMF किसे कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल किसे कहते हैं, इनके बीच में रिश्ता क्या होता है कि V इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r होता है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल का, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो कहीं है कहीं नहीं है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, और बहुत सिंपल टॉपिक है, सब कवर करा रखा मैंने भाई, हवा में बात नहीं कर रहा।
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप प्लीज ध्यान रखना, मैं उत्तराखंड बोर्ड का था, मेरे एग्जाम में आया था पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे कवर करो। सीबीएसई मैंने 36 बार आता हुआ देखा हुआ ये टॉपिक, आप एक बार कवर कर लेना। कोई बहुत बड़ा हैवी टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा होगा बोल देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक है, बायो-सेवर्ट लॉ की जान है, ये आपको आना चाहिए। बायो-सेवर्ट लॉ अगर आपको आ गया तो उसी की एप्लीकेशन है कि लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू QVB sin थीटा वाला। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉल ऑन एक्सिस एंड सेंटर, ये आपको याद होगा कि इसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलता है, आपको याद होगा μ0/4π मैंने कहा था। उसके बाद नीचे x² + r² रेज टू द पावर 3/2 था और ऊपर पे 2m था, m मतलब IA और ऊपर पे चाहे तो n लगा दो, n नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएगी, a यानी कि πr² हो जाएगा। अब आपको समझ नहीं आया ना, मैं चाहता भी नहीं हूं अभी ऐसे समझ में आए, ये तो मैंने हिंट दिया उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ परसों पढ़ा था। भाई टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम दे दो। और मैंने आपके लिए, मैं बार बार 36 बार चिल्ला के बोल रहा हूं, मैंने ये चीजें बना रखी है, इतना शॉर्ट कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कोर्स में जाओ वहां जाके परचेज करो, मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, जो कुछ लगेगा आपका डेटा का चार्ज लगेगा, अगर लग सकता है तो। अगर आपके घर में वाईफाई है तो फिर तो आप ब्लेस्ड हो, उसका मतलब, ठीक है ना। आपको फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप एक ही दिन में फिजिक्स खत्म करने वाले हो। फिर अब इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे वहां पर वीडियो लेक्चर्स में, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो घूम रहे हैं हवा में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनिट लॉन्ग वायर, इनफिनिट लॉन्ग वायर आपको याद होगा कि मैंने बताया था, इनफिनिट लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस a पर μ0/4π I/a sin φ1 + sin φ2, अभी रिसेंटली डिस्कस किया भाई, ठीक है। एंगल ऑफ डिप, ये आपका मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, अर्थ मैग्नेटिज्म का। साइक्लोट्रॉन एक सिंपल सा टॉपिक है, कई बोर्ड में ये है, कईयों में नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना जहां पर है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है। छोटा सा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट कराने के काम आता है साइक्लोट्रॉन। छोटे मोटे हल्के फुल्के डेरिवेशन इसमें यूज होंगे कि T कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, πm/QB वगैरह वगैरह। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको पता होगा पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक मतलब कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड में उनका इफेक्ट क्या है, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं या स्ट्रांगली रिपेल अट्रैक्ट करते हैं। बस यही 2-4 बातें होती है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, डिटेल में हम पढ़ते हैं जब हम मास्टर्स वगैरह कर रहे होते हैं फिजिक्स में, MSc वगैरह। EMI एंड AC, EMI एक सस्ता सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का छोटा मोटा प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आता है तो उसके बाद काम खत्म हो गया, क्योंकि फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, सी के 2 भाई हैं। लेंजेस लॉ वगैरह आपको पता है कि वो उस रीजन का अपोज करता है जिससे खुद करंट जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड 1-2 छोटे मोटे डेरिवेशन है, कर लेना। अभी ऐसे टॉपिक मेरा रह गया EMI कराना, बोलोगे तो मैं करा दूंगा एक दिन में। IRMS ये मैंने करा दिया, IRMS ये सब AC से रिलेटेड है। IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। VRMS क्या होता है, I नॉट पीक वैल्यू क्या होती है। IRMS इज इक्वल टू I0/√2 होता है। मीन करंट किसे कहते हैं, I मीन क्या होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए मीन करंट की वैल्यू 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है, वो आपको आना चाहिए, सब करा रखा है। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को ना मैंने ऐसे समेट रखा, ऐसे, और छोड़ा कुछ भी नहीं है उसमें भी। अगर कोई नहीं कर पा रहा फिर यार मैं कुछ नहीं कह सकता। व्हाट्सएप नंबर कोई नहीं दे रहा आज की डेट में, पर्सनल असिस्टेंस दे रहा हूं उसमें बिना किसी ऐसे कि भाई मैं तुम्हें कहूंगा कि यार आओ व्हाट्सएप में करो, मैं तुम्हें कोई कोर्स बेचूंगा या वो करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मूड बना है मेरा, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। अभी कुछ दिन बाद आप व्हाट्सएप वगैरह में कनेक्ट करोगे, मैं आपको मिलूंगा ही नहीं व्हाट्सएप पे। अभी कुछ टाइम के लिए मैंने अपने आप से एक फर्म डिसीजन लिया था इस तरह का करने का, मुझे स्टूडेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिला था बीच में, इसलिए मैंने सोचा कि व्हाट्सएप में पर्सनल असिस्टेंस बच्चों को दिया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा, लगभग 1000 बच्चों को पर्सनली असिस्टेंस दे रहा हूं अभी प्रेजेंटली, आप जैसे यूट्यूब में जो बच्चे मेरे हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है। जो मैं अपने एंड से फिलहाल कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, इसीलिए अब इसका फायदा भी अगर नहीं उठा पा रहे तो फिर सॉरी, फिर क्या करें यार, ठीक है। क्योंकि इतनी समझ, इतनी मेच्योरिटी का लेवल हमें होना चाहिए कि हमारे लिए क्या भी सही है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। अब तो करना पड़ेगा यार, ठीक है ना। अब तो करो जल्दी से, वरना एग्जाम के लिए 2 दिन जब बचोगे फिर चीजें बहुत आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LCR सर्किट पढ़ोगे वहीं पर रेजोनेंस मिलता है। कंडीशन XL इज इक्वल टू XC। कुल मिला के आपसे जो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल बन जाएगा रेजोनेंस पे। बताओ उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर आपको पता होगा कि 1/2π√LC होता है, फॉर्मूला वगैरह कैसे निकलता है पता होगा। अगर आपको पता होगा कि यार XL बराबर हम XC करते हैं, हम बोलते हैं ओमेगा L बराबर 1/ωc, फिर हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, फिर हम बोलते हैं ओमेगा बराबर 1/√LC, फिर हम बोलते हैं कि ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है 1/√LC, फिर हम बोलते हैं न्यू बराबर हो गया 1/2π√LC। निकल गया ना यार, फॉर्मूला देखो डिराइव हो गया हवा में। जिसने मेरे से पढ़ा था अभी वो उसको एकदम से क्लियर हो गई सारी बातें। कुछ को लगेगा ये XL क्या है, XC क्या है। अब इसी के लिए तो चैप्टर पढ़ना होता है, इंटरेस्ट डेवलप करो थोड़ा सा। एक बार इंटरेस्ट डेवलप करने की देर है, एक बार प्रोसेस के अंदर घुस जाओ, फिर आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, प्रोसेस करवाएगा आपसे एफर्ट्स,
ठीक है। पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एसी जनरेटर वही टॉपिक जो क्लास 10th में हमने पढ़ा रहता है, वही वाला डायनामो वगैरह। ऑप्टिक्स में बेसिक टर्म्स होंगे जो आपने क्लास 10th में पढ़े रहते हैं। यूवी क्या क्या होते हैं, एफ क्या होता है, फोकल लेंस की डिस्टेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, फोकल लेंथ, नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या, मिरर फॉर्मूला, छोटे मोटे लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, उसका डेरिवेशन, क्योंकि उतना काम तो वही है जो 10th का था, बस यहाँ डेरिवेशन होते हैं और कुछ नहीं। अपरेंट हाइट वाली चीजें, एक छोटी मोटी चीजें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो है ये वाला पोर्शन, प्रिज्म वाला। प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ते हो कि डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैसे अभी मेरा रह गया रे ऑप्टिक्स, अगर आप बोलोगे मैं इसको भी करा दूंगा, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स रहे हैं बस। अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं करा दूंगा। हाइगेन्स प्रिंसिपल ये मैंने करा दिया, लेकिन नीचे का वेव ऑप्टिक्स करा दिया। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, वाईडीएसी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, वेव फ्रंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता नहीं चाहिए। पोलराइजेशन क्या है, आपका इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस के दौरान जो निकले हुए फॉर्मूले होते हैं वाईडीएसी के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है वगैरह वगैरह। डायफ्रैक्शंस क्या है, पोलराइजेशन क्या है, मैलिस लॉ क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने हवा में बोल दिया क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आया हूं सिर्फ अभी। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ये वही पार्ट है जिसमें आपके पास एटम, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन आएगा। एटम्स में आपको क्या पढ़ना है, एटम से कुछ भी नहीं, बेसिक्स ऑफ एटम्स आपको पता होंगे तो आप तुरंत सीधे रदरफोर्ड के हल्के से एक्सपेरिमेंट को देखोगे जो आप 36 बार देख चुके हो, 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, गोल्ड फॉइल वाला। लेकिन उसके तुरंत बाद बोर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के बुक में आपकी। एटम में जो पूरा इंपॉर्टेंट है बोर्स मॉडल है, उसी पर टिकी है पूरी कहानी कि बोर मॉडल ने कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया, बोर्स मॉडल के दौरान कैसे एनर्जी लेवल्स को हमने बताया कि एनर्जी लेवल क्या होंगे, कैसे एनर्जी के फॉर्मूले हमने डिफाइन किए, कैसे हमने बोर रेडियस को कैलकुलेट किया कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4πm z² होता है फॉर्मूला, ये कैसे हमें पता चला। वेलोसिटी स्पीड कैसे पता चली किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। बोर के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल है mvr इज इक्वल टू nh/2π, वो क्या एक्सप्लेन करो। उसके बाद आपको छोटे मोटे पता चलेंगे कि स्पेक्ट्रम जब बनता है, आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम के लिए आप देखते हो कि अलग अलग लेवल्स में एनर्जी लेवल्स जब बनते हैं कि पहले एनर्जी लेवल के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है वगैरह वगैरह, वो सब बातें छोटी मोटी बातें। ब्रैकेट सीरीज कहाँ पर लाई करती है, कौन से में आती है, इंफ्रारेड में आती है, विजिबल में आती है, अल्ट्रावायलेट में आती है, फर्न सीरीज क्या है, पास्टन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है, बस छोटी मोटी चीजें। अभी आपको हवा में लग रही होंगी ना चीजें कि यार क्या क्या बोल रहे हैं, उनको जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं छुआ, जिन्होंने एक बार भी लेक्चर देखा है जो मैंने पढ़ाया, उनको मजा सा आ गया होगा। बोल लोगे सर आपने तो रिवाइज करा दिया की बारी में, आप तो पूरी फिजिक्स ही पढ़ा दिया आपने यहीं पे बैठे बैठे। ऐसे ही कराता हूँ फिर मैं, ठीक है। वो था एटम्स के बारे में, तो एटम खत्म हो गया, एटम इतना ही है। उसके तुरंत बाद आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में क्या, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मास नंबर में से माइनस करना होता है एटॉमिक नंबर को, वगैरह वगैरह छोटी चीज। तुरंत आप न्यूक्लियस में जैसे ही ये सब चीजें पढ़ते हो उसके तुरंत बाद आप आते हो कि यार न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं देखना चाहूंगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम से याद नहीं आ रहा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, बहुत छोटे मोटे टॉपिक, कोई डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। ये नहीं बोल रहे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ या आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, आपको सिंपल सा प्रिंसिपल पूछना है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेरिक के लिए, जो फेरिक होता है उसके लिए आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है खड़े खड़े। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी डिके क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n होता है, dn/dt इज इक्वल टू -λn होता है, लैम्डा आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है, डिके कांस्टेंट। उसके बाद वहां से फॉर्मूले निकलते हैं, कैसे करके आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, n इज इक्वल टू n0 e raised to the power माइनस लैम्डा टी। अब ये मत सोचना कि यार आप तो पता नहीं कितने साल से पढ़ा रहे होगे तब आपको ये याद है, ऐसा नहीं है यार, ऐसा है ही नहीं। जो भी बच्चे को मैं शर्त लगा सकता हूं, जो भी बच्चे ने अभी हाल ही में मेरे से पढ़ा होगा उनको भी एकदम याद होंगे, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो मैंने रट्टे मार के नहीं बोल रहा, मैं डेरिवेशन घूम जा रहा है आगे के सामने से, सारी कैलकुलेशन, थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस थोड़ी तो चलती है प्रैक्टिस, ठीक है ना, थोड़ी तो करनी पड़ती है, ठीक है। वहीं से फिर आपके पास आ जाएगा कि भैया हाफ लाइफ क्या होती है, 0.693 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा बराबर आपका टाउ होता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ हो गया। तो रिलेशनशिप आ गई आपकी हाफ टाइम और मीन टाइम के बीच में, हाफ टाइम मीन टाइम क्या वहीं से कवर हो जाएगा। यही चीज केमिस्ट्री में भी आती है, अगर आपने कभी पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस खत्म भाई, खत्म, इतने में ही होता है। बस इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, जो शुरुआत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, वर्क फंक्शन क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्क क्या पड़ता है, इंटेंसिटी का फोटो करंट पे फर्क क्या पड़ता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या, h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, यही है भाई, यही है, सिंपल सी चीजें हैं। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा, सारी बातें मैंने पढ़ा रखी है, अब भी हाल ही में पढ़ा रखी है, 13-14 तो लेक्चर्स हैं कुल मिला के 1 शॉट्स के, कवर कर लो सारी, खत्म कहानी। ये चैप्टर मैं इसके बारे में अभी वैसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसको मैंने अभी 1 शॉट इसका कराया नहीं है।
अगर आपको चाहिए कुछ चैप्टर्स के, एक बच गया मेरा रे ऑप्टिक्स जो मेरी नजरों में, एक मेरा बच गया सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि हाल ही में मैं मैथमेटिक्स के लिए भी काम कर रहा हूँ, कैलकुलस पार्ट चल रहा है उसका, रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो गया, इंटीग्रल्स चल रहा है, मैट्राइसिस खत्म हो गया, तो वहां से वो भी कर रहा हूं मैथ्स में, इसलिए दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं। इसलिए छोटे मोटे टॉपिक यहाँ बचे हुए, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो नीचे लिखेंगे ताकि मैं बनाऊं, अदरवाइज जो इंटरेस्टेड थे जिन्होंने पहले पहले जो जो टॉपिक बोले मैंने वो करा दिए उनको खत्म। तो रे ऑप्टिक्स बच गया, सेमीकंडक्टर बच गया, और तो मुझे कुछ खास ऐसे ऐसा याद भी नहीं आ रहा, देख लेना आप इसके अलावा कुछ बच गया होगा, तो ये मेरे हिसाब से बच रखे हैं, बोलोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अभी फाइनली ये आपके सामने लिख दिए मैंने चीजें, ये मैग्नेटोस्टैट्स भी इसका हो चुका है कवर, ईएमआई बचा हुआ, हाँ ये टॉपिक्स मेरे फिलहाल बचे हुए, ईएम वेव्स बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, शुरुआत के दो तो बहुत छोटे हैं, ईएमआई वगैरह के डिटेल लेक्चर्स बने हुए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वन शॉट ही आपके लिए बनाऊं, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो बस ले देखिए स्टूडेंट्स, यही बातें थी जो आपको मुझे बतानी थी। होपफुली जो कुछ मैंने आज आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम स्टिल अगर आपको है, अगर आपको लग रहा है कि सर यार हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, देखो दिक्कतें सबके साथ होंगी, लेकिन बचा हुआ जो टाइम है अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो तो अच्छा कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये है वो है, मुझे प्रेशर बन रहा है, ये हो रहा है, कैसे करें, स्ट्रेस आ रहा है, कुछ नहीं होगा और स्ट्रेस आएगा। जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना स्ट्रेस आएगा। एक कमरे में अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है, कमरा बहुत अंधेरे से भरा पड़ा हुआ, आप जाके अंधेरे से लड़ रहे हो, क्या अंधेरा हट पाएगा? अंधेरे से जीत जाओगे आप? कभी नहीं जीत पाओगे। एक तरीका है जाके स्विच ऑन कर दो, तुरंत लाइट होगी, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, उजाला करने की जरूरत है। वैसे ही करके आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग में ये करने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। जितना हो सकता है उतना करना चालू कर दो। ये मत सोचो कि इतना सारा मैं कैसे करूंगा, अरे जितना हो पा रहा है पहले उतना तो करो। 13 चैप्टर नहीं कर पा रहे आप, चलो कोई बात नहीं, एक तो करो पहले। एक करोगे तो दूसरे में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा करोगे तो तीसरे में कॉन्फिडेंस आएगा। सीढ़ियां जब चढ़ते हो तो क्या देखते हो, पहली से सीधे 20वीं में छलांग मारो क्या? पता है कि पहली से दूसरी में जाएंगे, फिर दूसरी तीसरे में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप चढ़ते रह रहे हो 20वीं की ओर। बस वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करना है। बड़े बड़े टारगेट मत रखो, अचीवेबल टारगेट्स रखो। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, एटम्स उठाओ, न्यूक्लियर उठाओ, सेमीकंडक्टर उठाओ, जिन पे भी आपको फील आ रहा है, जिन पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। टाइम भले ही कम बचाओ, रटने की तरीके से मत पढ़ो, क्योंकि रटने के तरीके से आप टिक ही नहीं पाओगे। आप अगर समझने के तरीके से करोगे, मैं जाते आते एक टिप आपको देके चल जाता हूं। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान, अच्छी बात तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जैसे ग्रेजुएशन होता है, बीएससी वगैरह होता है, बीएससी में यार अब क्या होता था कि मेरा शुरुआत से ही पढ़ाने वाने का था काम, जैसे मैं पढ़ाता रहता था, जैसे आप जैसे बच्चों को, तो मेरा थोड़ा पढ़ाता, तो अपने वाले पोर्शन में मैं मैथ्स पढ़ता था सिर्फ। बीएससी वगैरह में मैंने मैथ्स पढ़ी, बीएससी में अपने उसमें, जबकि मैंने एमएससी फिजिक्स से किया। तो मतलब मैं मैथ्स को ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि औरों को मैं मानता था कि यार बेसिक ठीक है 11 12 के तो हो जाएगा। तो मैं एक या 2 दिन पहले, जब एग्जाम होता था उससे 1-2 दिन पहले ही पढ़ता था। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कर लेता था कवर, इसलिए बोल रहा हूँ। अब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री है, 50 में से मेरे 47 नंबर आए। तो ऐसे नंबर भी मेरे आए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार बेकार नंबर आ रखे, सब में अच्छे अच्छे नंबर आए हैं मेरे। 4 फर्स्ट क्लास हूँ मैं, यानी कि हाँ स्कूल 10th 12th ग्रेजुएशन एमएससी सब में मेरी फर्स्ट डिवीजन है, मार्क्स अच्छा है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पता होना चाहिए ना अपने कैलिबर के बारे में। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ सुनो, मुझे पता है मेरा कल एग्जाम है, लेकिन मैं बैठता ऐसे तसल्ली से कि एक एक पेज को बिल्कुल समझ के करूँ। लेकिन रहता था ना कि उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बिल्ड होता रहता है, धीरे धीरे आप चल पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आप लास्ट में बताऊँ क्या पाओगे कि समय तो बहुत बचा हुआ, लेकिन अब हमारे पास पोटेंशियल नहीं बचा हुआ, अब हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ समय बहुत बचा हुआ है। एक दिन यानी कि अगर आप 12 घंटे भी, अगर मैं मोटा मोटा मान लूँ 10 घंटे भी मान लूँ, 10 घंटे में 2-3 चैप्टर आराम से निपट सकते हैं। ना भी निपटे एक चैप्टर में निकले तो एक दिन में एक चैप्टर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगा कि जितनी सारी चीजें बोली आपके लायक थी, आपके लिए अच्छी थी, यूजफुल थी, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, जो भी लेक्चर्स अभी छूट गया जो मुझे कराना है वो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत सारी काम की चीजें रखी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।